प्रीवियस वीडियो में हमने आइसोलोबल एनालॉजी के बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन किया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या आई बटन यहाँ पे दिया होगा, वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो CSIR नेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होते हैं कि रखा रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, तो हम वन बाय वन इसको अच्छे से समझेंगे। अगर आप एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपका इसमें चाहे जैसा भी क्वेश्चन है आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ डिटेल भी हम बताएंगे और इस पर शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि कैसे आप डायरेक्ट कर लेंगे। तो वो हम जब सवाल कराएंगे तो उस पर शॉर्ट ट्रिक। तो यहाँ हम पहले मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसको हमने यहाँ जब मेटल कार्बोनाइल की बॉन्डिंग के बारे में बात की जाती है तो जो पहला होता है वो हमारा होता है, फर्स्ट होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग हम यहाँ भी शॉर्ट में ले रहे हैं थोड़ा, ठीक है। सिग्मा बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग में एक्चुअली क्या होता है, मेटल होता है हमारे पास, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल में क्या होगा, मेटल होगा और क्या होगा, लिगेंड होगा, ठीक है। तो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, सिग्मा डोनर एबिलिटी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा पॉइंट पे, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, एट लीस्ट सिग्मा डोनर एबिलिटी होनी चाहिए। यानी लिगेंड के पास कोई ना कोई सिग्मा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो नॉन बॉन्डिंग होगा। तो लिगेंड क्या करता है, उस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को किसको दे देता है, मेटल को। तो ये जो बॉन्डिंग होती है लिगेंड से मेटल की तरफ, ठीक है, सिग्मा डोनल एबिलिटी के कारण लिगेंड की, ठीक है। इसमें क्या कंडीशन ध्यान दीजिएगा, इसमें दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी। लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, तभी तो मेटल को दे पाएगा। और मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। अभी ऑर्बिटल अप्रोच में जाएंगे तो और डिटेल इसका लेंगे, अभी इतना समझ लीजिए कि सिग्मा बॉन्डिंग जब होगी, ठीक है, तो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, सिग्मा डोनल एबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉन बॉन्डिंग होनी चाहिए। और जो मेटल है, मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें ये लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन को देगा। तो ऐसी बॉन्डिंग को जो लिगेंड से मेटल की तरफ होती है दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट, तो इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग लिगेंड टू मेटल। अब क्या होगा, जब मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पहुंच गया, अब मेटल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, अब मेटल पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो मेटल क्या करता है, फिर लिगेंड को वापस इलेक्ट्रॉन देता है। तो उसी को बोलते हैं हम क्या, पाई, सुना होगा आपने, पाई बैक बॉन्डिंग। पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो पाई बैक बॉन्डिंग में क्या होता है, मेटल के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, यानी मेटल के पास क्या होना चाहिए, फील्ड ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। तो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए और जो हमारा लिगेंड होगा, लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल मतलब लिगेंड के पास पाई एक्सेप्टर एबिलिटी होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी कब होगी, जब लिगेंड के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल होगा। हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल है, फील्ड था तो हमने दे दिया, वैकेंट है तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, मेटल पे क्या होना चाहिए, कंडीशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होनी चाहिए, और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल, यानी कि लिगेंड के पास पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या करेगा मेटल, पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू, तो इसमें क्या होती है, पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्म में। तो ये क्या करता है, पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू लिगेंड को वापस देता है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो मेटल कार्बोनाइल में मेनली क्या है, दो तरह की बॉन्डिंग होती है। एक सिग्मा बॉन्डिंग, तो उसमें लिगेंड मेटल को देता है, ठीक है, उसमें लिगेंड के पास सिग्मा डोनल एबिलिटी होनी चाहिए और मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। सेकेंड, मेटल के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है तो मेटल क्या करता है, वापस लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल को, वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि लिगेंड के पास कोई ना कोई पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी है, ठीक है, तो ये वापस देता है, उसको क्या बोलते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये दोनों, अब देखिए हम इसको एक साथ बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, सपोज करिए हमारा ये मेटल है, समझने के लिए, ठीक है, शॉर्ट में, और ये हमारे पास लिगेंड है। लिगेंड के पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। अब क्या करता है, लिगेंड मेटल को पहले देता है किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या फिर हम नीचे ऐसे कर देते, लिगेंड मेटल को देता है कैसे, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू,
इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्डिंग। और वापस मेटल क्या करता है, लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल को देता है, ठीक है, उसको बोलते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सिग्मा बॉन्डिंग बढ़ रही है, अगर हमारी सिग्मा बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, सिग्मा बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, तो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी, पाई बैक बॉन्डिंग भी इंक्रीज होगी। बोल सकते हैं लिगेंड मेटल को जितना ज़्यादा सिग्मा बॉन्डिंग से देगा उतना मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और जितना मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतना वो पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू देगा। तो यानी कि दोनों में क्या है, आपस में दोनों को वो फायदा दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो फायदा दे रहे हैं, लिगेंड भी दे रहा है मेटल को, मेटल वापस भी दे रहा है। तो इस तरह के इफेक्ट को, जिसमें क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो और पाई बॉन्डिंग भी इंक्रीज हो, यानी कि दोनों इंक्रीज होती है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बेनिफिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग, सिनर्जिस्टिक बॉन्डिंग, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सिनर्जिक इफेक्ट, ठीक है। तो सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है कि लिगेंड भी मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है और मेटल भी वापस लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देता है, यानी कि जितनी पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी उतनी ही जितनी सिग्मा बॉन्डिंग इंक्रीज होगी उतनी ही पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, यानी कि अगर ये डिक्रीज हो रही है तो ये भी डिक्रीज होगी। समझ गए होंगे पाई। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को, जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं, इस तरह की बॉन्डिंग को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, मेटल कार्बोनाइल का, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके थोड़े से ऑर्बिटल अप्रोच पे, क्योंकि अब नेट में क्या हो गया, थोड़ा सा हो सकता है टिपिकल बनाए, तो इसी का ऑर्बिटल अप्रोच हम लेते हैं। तो यहाँ बने रहिएगा। ऑर्बिटल अप्रोच में क्या होगा, हम सेम बॉन्डिंग लेंगे मगर अब क्या करेंगे, ऑर्बिटल के थ्रू लेंगे, ठीक है। तो ऑर्बिटल अप्रोच में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसी का हम ऑर्बिटल अप्रोच ले रहे हैं, यानी ऑर्बिटल के थ्रू समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्बिटल अप्रोच किसका, मेटल कार्बोनाइल बॉन्डिंग का, ठीक है। तो आपको पता है, अभी बताए थे, पहली क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्डिंग अब ऑर्बिटल अप्रोच में हम जा रहे हैं, यानी ऑर्बिटल के थ्रू। तो उसमें क्या होगा, हमारा जो मेटल होगा, ठीक है, मेटल के पास क्या होना चाहिए, कोई वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। मेटल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। तो हमने ऐसे दिखा दिया, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। और लिगेंड जो होना चाहिए हमारा क्या है, कार्बोनाइल होगा। कार्बोनाइल के केस में क्या होगा, मेटल कार्बोनाइल केस में लिगेंड क्या होगा, कार्बोनाइल होगा। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कार्बोनाइल CO, ये हमारी क्या है, कार्बोनाइल है। तो क्या होता है, कार्बन पे क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि कार्बन पे ही क्यों, ऑक्सीजन वाली नॉन बॉन्ड, ऑक्सीजन पे भी तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्यों कार्बन वाली क्यों देगा, क्योंकि कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उतना होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जब CO लिगेंड में लोन पेयर जो हमारा है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये मेटल को देगा, तो ऑक्सीजन वाला नहीं जाएगा, ऑक्सीजन पे भी यहाँ होगा लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन पे भी होगा, तो ऑक्सीजन वाला नहीं जाएगा, यहाँ पे किसका वाला जाएगा, कार्बन वाला जाएगा। तो इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसका रीज़न क्या है, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव तो उतना टाइटली होल्ड नहीं कर पाएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन टाइटली होल्ड किया रहेगा तो आसानी से नहीं देगा। तो कार्बन क्या करता है, अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को इसके वैकेंट, मेटल का जो वैकेंट ऑर्बिटल है, ये मेटल का क्या है, वैकेंट कौन सा है, ध्यान दीजिएगा, यही पूछा जा सकता है, वैकेंट, ठीक है, वैकेंट D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। ये किसके केस में होता है, ऑक्टाहेड्रल। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे तो मेटल का कौन सा वैकेंट होगा, जो बॉन्डिंग में जाएगा, D2sp3। अगर टेट्राहेड्रल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और करके यहाँ लिख रहे हैं, अगर टेट्राहेड्रल है तो कौन सा जाता है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये किस केस में जाएगा, TD के केस में, टेट्राहेड्रल के केस में, ठीक है। तो क्या होगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इसको देगा। तो अगर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक
ठीक है कॉम्प्लेक्स, तो कौन सा वैकेंट होगा, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वैकेंट, वो पार्टिसिपेट करेगा। मगर अगर ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है, तो D2sp3 करेगा। अगर हमारा क्या है, टेट्राहेड्रल है, तो कौन सा करेगा, sp3 करेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि ऑक्टाहेड्रल के केस में जब हमारी क्या होती है, सिग्मा बॉन्डिंग होती है, यानी लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, तो कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल को दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D2sp3 को दिए जाते हैं, और जो हमारा टेट्राहेड्रल होता है तो उसमें किसको दिए जाते हैं, sp3 को। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो मेटल होता है वो क्या होता है हमारा, लुईस, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, लुईस एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर ये क्या होते हैं, सॉफ्ट एसिड होते हैं, ठीक है। जो हमारा CO है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, लुईस बेस, क्योंकि डोनर है, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, लुईस बेस, ठीक है, या इसी को बोलते हैं सॉफ्ट बेस। तो आपने HSAB प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ठीक है, हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस की सॉफ्ट इंटरेक्शन बहुत आसानी से करते हैं। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, तो इंटरेक्शन होगा तो क्या होगा, दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनेगी। ये जब इलेक्ट्रॉन को अपना देगा तो क्या होगा, ये हमारा मेटल है, ठीक है, इसका ये वैकेंट ऑर्बिटल, तो जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका C, ठीक है, और ये O। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो क्या आ जाएंगे, आपके इस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट कर गए। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये तो आप जानते हैं कि लिगेंड दे रहा है इसको, ठीक है, किसके थ्रू, सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है। मगर क्वेश्चन जो बनेगा, हम बार बार इसीलिए रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन क्या बन सकता है, और ध्यान दीजिएगा, जो ये CO का ये जो नॉन बॉन्डिंग होता है, ये क्या होता है, अभी हम डिटेल में आएंगे। ये हमारा क्या होता है, HOMO, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अभी हम आपको MOT पढ़ाएंगे CO की, तो वहाँ डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है, HOMO में होता है CO के, ठीक है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जब CO अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू मेटल को देता है, तो उसके किस ऑर्बिटल को देता है, ठीक है, कौन सा वैकेंट है। तो ऑक्टाहेड्रल के केस में D2sp3 और टेट्राहेड्रल के केस में sp3। और सब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो इंट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है, ये भी सॉफ्ट है, ये भी सॉफ्ट है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या है, सॉफ्ट इंटरेक्शन होगा, सॉफ्ट इंटरेक्शन। उसकी वजह से क्या हो जाएगी, ये बॉन्डिंग क्या हो जाती है, सिग्मा बॉन्डिंग। अब इसी तरह इसमें क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है, सॉफ्ट सेंटर है सॉफ्ट, तो आपने पढ़ा होगा सॉफ्ट से बॉन्डिंग करता है, हार्ड से करता है, ठीक है। अब हम आ रहे हैं आपके किस में, ये थी सिग्मा बॉन्डिंग। आप किस में आ रहे हैं, जिसमें क्या होता था, लिगेंड देता था मेटल को, ठीक है। अब हम आ रहे हैं सिग्मा बॉन्डिंग में, क्या होता था, ये आपका मेटल है और ये लिगेंड है। लिगेंड क्या करता था, अपने नॉन बॉन्डिंग मेटल को देता था। अब हम आ रहे हैं किस पे, पाई बॉन्डिंग में। तो थोड़ा सा इसको हटाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सिग्मा बॉन्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या हो गया, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई। अब मेटल क्या करेगा, वापस करेगा, सिनर्जी इफेक्ट शो करता है, वापस देता है कि भाई हमने ले लिया है तो अब तुम्हें भी हम वापस दे दें, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, मेटल का जो हमारा है, ये हम मेटल ले रहे हैं किस में, पाई बैक बॉन्डिंग की बात हो रही है, पाई बैक बॉन्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है पाई बैक बॉन्डिंग। ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल अप्रोच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अभी तक आया नहीं क्वेश्चन, इसीलिए जो हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा मेटल है, ठीक है, तो मेटल का क्या होगा, फील्ड ऑर्बिटल जो होगा हमारा, ये हमारा मेटल है, तो इसका जो फील्ड d ऑर्बिटल होगा, तो फील्ड को हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये फील्ड है, मेटल का जो हमारा फील्ड है, तो इसको बोलते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड डी ऑर्बिटल, या लिख लीजिए फील्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, ठीक है। अब ये फील्ड है, यानी इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और लिगेंड का क्या होगा, वैकेंट। तो लिगेंड का हम देख लेते हैं, ये C, ये O, दिस इज अ लिगेंड का वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इसको हम बोलते हैं वैकेंट
वैकेंट पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड। तो अब क्या करेगा, मेटल अब वापस करेगा किसके थ्रू, पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू। पाई बैक बॉन्डिंग में क्या होता था, मेटल क्या करता था, वापस करता था लिगेंड को इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा, दोनों के बीच ये क्या करेगा, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब आपको पता है वैकेंट क्या है, पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि पाई बैक बॉन्डिंग में मेटल का कौन कौन से अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। पाई बैक बॉन्डिंग में मेटल के कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल है, ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो उसका हमारा मेटल का जो होता है, जो मेटल है हमारा, उसका T2G सेट पार्टिसिपेट करता है। तो T2G सेट में कौन कौन से हमारे ऑर्बिटल होते हैं, डी ऑर्बिटल, DXY, DYZ एंड DZX। तो ध्यान रखना, ये तीन पार्टिसिपेट करते हैं किसके केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। मेटल के T2G ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि T2G ऑर्बिटल अपना इलेक्ट्रॉन लिगेंड के वैकेंट ऑर्बिटल को देता है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इसी की जगह हम टेट्राहेड्रल कर दें तो उसका क्या देगा, ई ऑर्बिटल। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, T2 और E, तो यहाँ पे अब T2 नहीं देगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में ई ऑर्बिटल के फील्ड इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो ई में कौन कौन सा होता है, आप जानते हैं DX² पार्टिसिपेट करेगा। ई में क्या क्या होता है, DX² माइनस Y² और DZ²। तो आपका अगर इस पे क्वेश्चन बनता है पाई बैक बॉन्डिंग में, तो ये थोड़ी ना पूछेगा कि पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है, मेटल को लिगेंड देता है इलेक्ट्रॉन, नहीं। अब ये पूछेगा कि मेटल का कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है बॉन्डिंग में। ऑक्टाहेड्रल अगर कोई कॉम्प्लेक्स दिया है तो आप देख लेंगे कि ऑक्टाहेड्रल है तो T2G हमारा पार्टिसिपेट करेगा, तो उसमें क्या होगा, DXY, DYZ है, DZX। अगर हमारा टेट्राहेड्रल है तो वहाँ पे क्या, E ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, तो उसमें क्या होता है, DX² माइनस Y² और DZ², क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, लोअर एनर्जी के होते हैं। अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन, तो आपको पता होगा दोनों क्या होते हैं, लोअर एनर्जी के होते हैं, ठीक है, सेट। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बता रहे हैं। नॉर्मली बताया नहीं जाता है, मगर अब जो हमें लग रहा है कि ये चीज़ पूछी ही जाएगी, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ पूछी जाएगी। अब देखिए इनकी बॉन्डिंग होगी, ठीक है, तो बॉन्डिंग के बाद क्या होगा, आपका ये मेटल था, ठीक है, इसने बॉन्डिंग कर ली, ये मेटल का हमारा फील्ड ऑर्बिटल था, ये सब तो केवल बनाने के लिए, ठीक है। C ये आपका O हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या होगा, ये इससे बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ये वाला इससे बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, यानी ये इसको देगा और ये इसको देगा, ठीक है, यानी कि मेटल लिगेंड को दे रहे हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मेटल लिगेंड के ऑर्बिटल को दे रहा है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है, कि मेटल दे रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कहाँ पे बनेगा कि लिगेंड के पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट ऑर्बिटल को मेटल का कौन से डी ऑर्बिटल देते हैं अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है। तो जो हमारे फील्ड डी ऑर्बिटल होते हैं मेटल के, वो कौन कौन से हो सकते हैं, T2G सेट हो सकता है ऑक्टाहेड्रल में, और E क्या हो सकता है, टेट्राहेड्रल में। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको मेटल बॉन्डिंग का एटलीस्ट क्लियर रखना है ऑन बेसिस ऑफ ऑर्बिटल अप्रोच। वो तो हमने समझाने के लिए आपको केवल बताया है, ठीक है, कि सिग्मा बॉन्डिंग में लिगेंड देता है, पाई बॉन्डिंग में मेटल बैक दे देता है, ठीक है। मगर अगर क्वेश्चन बनेगा नेट में तो इससे कम लेवल का शायद ही बने, ठीक है। तो यहाँ से अगर बनता है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा CO है, ठीक है, CO की MOT, क्योंकि CO की MOT के पेज पे भी हम एक दो चीज़ें वहाँ पे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पे MOT देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं। तो हम MO डायग्राम ऑफ कार्बोनाइल को यहाँ देखते हैं। तो हमें पता है कार्बोनाइल में CO में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, यानी 14 इलेक्ट्रॉन। तो हमें 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो आपको यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग जो हमारा है, सिग्मा 1 हमने दिया है, ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर जो हमारा सिग्मा 3 होता है, ठीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जानता है, वो हमारा क्या होता है,
नॉन बॉन्डिंग होता है, मगर किसका होता है? ऑक्सीजन का होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना है, ऑक्सीजन का होता है। उसके बाद सिग्मा 4 में 2 इलेक्ट्रॉन चलेगा, 2 to 4 to 6 to 8, ठीक है। फिर पाई आता है हमारा, तो यहाँ 9 10 11 12, फिर 13 14, तो हमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनते थे? 14। तो हमारा हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होता है? जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हो और जिसमें इलेक्ट्रॉन हो, यानी सबसे ज़्यादा जिसमें एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो हमारा HOMO कौन सा हो गया? तो हमें यहाँ ध्यान रखना है, जो हमारा HOMO है वो क्या हो गया? सिग्मा 5 से डिनोट हमने किया है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है? होमो होता है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, हमारा क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी हाईएस्ट एनर्जी का जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाए, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। मगर यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? जो हमारा HOMO होता है, ध्यान दीजिएगा, जो कार्बोनाइल का HOMO होता है, यानी जो कार्बोनाइल का सिग्मा 5 होता है, नॉन बॉन्डिंग जो होता है, वो हमारा क्या होता है? बहुत वीक एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का होता है, बहुत ही वीक एंटी बॉन्डिंग, इसी से सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे। बहुत ही वीक एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का होता है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। वीक एंटी बॉन्डिंग बोलिए या फिर इसको स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का होता है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया HOMO, ठीक है। और जो हमारा लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कौन होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो हमारा क्या होता है? π2 एंटी बॉन्डिंग। तो π2 एंटी बॉन्डिंग हमारा क्या होता है? π2 एंटी बॉन्डिंग क्या होता है हमारा? LUMO होता है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। और ये जो ऑर्बिटल होता है पाई एंटी बॉन्डिंग, जो हमारा LUMO होता है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का होता है, एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का होता है। तो अब देखिए ये बताया क्यों गया, यहाँ से देखिएगा कंक्लूज़न क्या निकलेगा, आगे हम और भी बताएंगे इस पर कंक्लूज़न क्या निकलेगा। हम जानते हैं जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है, सबने पढ़ा होगा BSc में, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है बॉन्ड ऑर्डर का? NB माइनस Na डिवाइडेड बाई 2, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। यानी कि हम बोलते हैं अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे इंक्रीज करते हैं तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? इंक्रीज होता है, बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव में अगर हमारा एंटी बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ने से हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? घटेगा। मगर कहीं एंटी बॉन्डिंग ही इलेक्ट्रॉन कम हो गए, सपोज करिए एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हमने कम कर दिए, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किए, तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ये कौन सा आपको ध्यान देना कि एंटी बॉन्डिंग से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो अब देखिए जो हमारा होमो है, हमने बोला ये क्या है? वीक एंटी बॉन्डिंग है, यानी कि इसमें एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है। तो अगर हम होमो से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, सपोज करिए हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, यानी CO से हमने अभी लेंगे पूरा डाटा, CO से हमने CO प्लस बनाया, CO से हमने क्या बनाया? CO प्लस। अभी आगे इस चीज़ की बात बहुत डिटेल में होगी, ठीक है, हम केवल यहाँ समझाने के लिए करते। CO प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, 14 थे, अब यहाँ पे क्या हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी कि हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा? होमो से निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, हाईएस्ट एनर्जी का है। तो यहाँ से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, यहाँ से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो कहाँ से निकाला? एंटी बॉन्डिंग से निकाला। वीक है मगर एंटी बॉन्डिंग तो है। तो यानी कि अगर CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, होता ही है, आपने पढ़ा होगा, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो कितना होता है? 3 होता है। तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? बच्चों के दिमाग में रहता है कम हो जाएगा, नहीं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को इसीलिए इतनी देर से समझा रहे हैं, ठीक है। बच्चे क्या करें? 13 देख के सोचते कम हो जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? इलेक्ट्रॉन गया है होमो के एंटी बॉन्डिंग से। तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलना यानी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की कमी होना। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर जब देखा गया तो अनएक्सपेक्टेड बॉन्ड ऑर्डर आता है। वो कितना आता है? 3.5 आता है। यानी CO से CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 क्यों आता है? आज आप समझ गए होंगे, ठीक है, रटने वाली चीज़ नहीं है।
होमो से ही निकलेगा। होमो हमारा क्या होता है, वीक एंटी बॉन्डिंग। बच्चे जानते ही नहीं है कि ये वीक एंटी बॉन्डिंग होता है। तो एंटी बॉन्डिंग से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यानी कि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम किया, और हमारे एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इसलिए पहले 3 था, अब एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से निकाल लिया। तो और क्या हो सकता है, अगर हम एक्साइट कर दें, अभी हम डाटा लिखेंगे आगे, इसीलिए यहाँ समझा देते हैं आपको। अगर हम इसको एनर्जी दे दें CO को और इसको एक्साइट कर दें, यानी कि इसके एक इलेक्ट्रॉन को, इससे पहले क्या किया था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए थे CO प्लस में। अब क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करके कहाँ भेज दिया, एंटी बॉन्डिंग में, जो क्या है, स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग है। ठीक है, हमने एंटी बॉन्डिंग में डाल दिया, स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग में डाला है। ठीक है, यानी कि हमारा वीक से किस में चला गया, किसमें चला गया, स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग में चला गया। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर अब बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए, क्योंकि पहले वीक एंटी बॉन्डिंग में था, अब किस में चला गया, स्ट्रॉन्ग एंटी, यानी प्योर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में चला गया। तो अब बॉन्ड ऑर्डर एंटी बॉन्डिंग में का क्या, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, यानी एंटी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे, तो यानी कि हमारा बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। तो देखा गया जब CO को एक्साइट करते हैं, तो CO जब एक्साइटिंग स्टेट में होता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अप्रॉक्सीमेट 2.5 के आसपास मिलता है। तो कॉन्सेप्ट पूरा किस पे डिपेंड कर रहा है आपका, इस डायग्राम पे। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा कार्बोनाइल का HOMO होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारा बहुत वीक एंटी बॉन्डिंग का होता है। अगर उससे हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं नॉन बॉन्डिंग से, एक्चुअली में तो हम नॉन बॉन्डिंग बोलते हैं ना, मगर हमें ध्यान क्या रखना है, नॉन बॉन्डिंग तो है, मगर वो क्या है, स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग है। यानी कि अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं होमो से, तो भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। मगर अगर हम इसको एक्साइट कर रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में डाल रहे हैं, तो अब वीक से किस में जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग। तो अब स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है, निकाला नहीं जा रहा है, और अच्छा काम कर रहा है, वो एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। तो अभी हम इसका डाटा लेंगे। तो यहाँ देखो, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ये क्या होगा, उसके कंपेरिजन में वीक होगा। तो हम जानते हैं, अभी पूरा पढ़ाएंगे कि जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो CO प्लस की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा लिखेंगे, अभी नेक्स्ट ही सेगमेंट में आएगा, और CO की हम कम लिखेंगे। वहाँ पे बार बार आपको नहीं ये कॉन्सेप्ट समझाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ समझ जाइएगा कि क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो हमारा क्या है, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बोनाइल। अब आते हैं हम सबसे मेन टॉपिक पे। अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं, IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बोनाइल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर नेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम क्या मेन देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन MC एंड CO बॉन्ड। तो इसका हम क्या देखेंगे कि MC और CO बॉन्ड पे बैक बॉन्डिंग का क्या इफेक्ट होता है। सपोज हमने यहाँ पे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेते हैं बैक बॉन्डिंग का, M मेटल हो गया आपका C, ठीक है, C, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे O, इस पे निगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव। अब क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा, ठीक है, और ये मूव करेगा इधर से इधर। तो इसका जो दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे, वो हमारा आएगा M। अब क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, M डबल बॉन्ड C बैक बॉन्डिंग के बाद, और यहाँ डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्या था बिफोर, ये जो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये क्या था, बिफोर बैक बॉन्डिंग, ठीक है, और ये वाला जो है ये क्या है, आफ्टर, जो सेकंड बना है हमारा वो क्या है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग, आफ्टर बैक बॉन्डिंग। मेटल ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की कार्बोनाइल की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले ये क्या था, यहाँ पे अगर पहले देखा जाए तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था यहाँ पे, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था ये क्या था, 1 था, और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर था वो क्या था, 3 था। 3 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है। आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हुआ कि ये इसका जो बैक बॉन्ड, ये आपका क्या
पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये सिग्मा होती है पाई। तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा कि अब क्या हो जाएगा कि पहले बॉन्ड ऑर्डर इसका क्या था 1 था क्योंकि सिंगल बॉन्ड था, अब क्या हो जाएगा मोर देन 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड से क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड करेक्टर, तो बॉन्ड ऑर्डर जो आ जाएगा मोर देन 1, बॉन्ड ऑर्डर मोर देन 1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3, पहले कितना था 3 था मगर आफ्टर बैक बॉन्डिंग 3 से कम हो गया, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 था, आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या हो गया लेस देन 3 हो गया, यहाँ पे 1 था MC बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पे बढ़ गया। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर बैक बॉन्डिंग यानी बैक बॉन्डिंग होने के बाद जो MC बॉन्ड था उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि पहले सिंगल था अब क्या हो गया डबल हो गया, यानी बैक बॉन्डिंग से MC बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि पहले क्या था ट्रिपल बॉन्ड था तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, अब क्या है डबल बॉन्ड करेक्टर है, ठीक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड नहीं रह गया तो ये क्या हो जाए वीक हो जाती। तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या होता है MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है और CO बॉन्ड वीक हो जाता है। तो इसी फिनोमिना को लेके हम कुछ यहाँ पे पॉइंट आपको रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो देखिएगा। सपोज हमने बैक बॉन्डिंग के बाद की बात कर रहे हैं, MC और O की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि MC बॉन्ड की बात कर रहे हैं और CO बॉन्ड की आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात हो रही है, ठीक है, हम एक तरह समझाने के लिए केवल बताएं। तो आपको पता है आफ्टर बैक बॉन्डिंग क्या होगा, जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर है, जो हमारा क्या है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर MC का जो होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, यहाँ 1 था यहाँ 1 से ज़्यादा हो गया MC बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है MC का यानी इस बॉन्ड का, ठीक है, MC बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करता है और CO का बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करता है, कम हो गया ना, ट्रिपल बॉन्ड तब क्या हो गया डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है इसका डिक्रीज कर रहा है, बॉन्ड ऑर्डर अगर इंक्रीज कर रहा है तो जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो वो भी इंक्रीज होगी। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करना यानी सपोज सिंगल था डबल हो गया यानी बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, तो इसकी बॉन्ड इंक्रीज करेगी इसकी डिक्रीज करेगी, ठीक है, सबको रिलेट कर रहे हैं आपस में, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी जो, और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बॉन्ड लेंथ अपोजिट हो जाएगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की कम होती है, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या इफेक्ट करेगा, MC बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि डब सिंगल से डबल आ जाता है, ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। और क्या हो सकता है बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, बॉन्ड एनर्जी किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा वही बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जितना स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतने ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो जाएगी इंक्रीज कर जाएगी, MC बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज कर रही, क्यों, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, ठीक है, और इसकी क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, आसानी से ब्रेक होगा, ठीक है। तो इन चारों में कोरिलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, किसकी बात करें, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, अभी हम आपको बताएंगे कि जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, आपने पढ़ा होगा हुक्स लॉ, ठीक है, IR में, तो हुक्स लॉ क्या बताता है, जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, जो हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है √K/μ के, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। यहाँ पे K क्या है, K हमारा है फोर्स कांस्टेंट, और जो म्यू है वो हमारा क्या है रिड्यूस्ड मास, ठीक है, इतना आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ से क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, फोर्स कांस्टेंट के, इससे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स कांस्टेंट, यानी कि जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा क्या होगा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उसको ब्रेक करने के लिए हमें उतना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट लगाना पड़ेगा,
ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, और हम जानते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि जिसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अब देख लीजिए, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर MC बॉन्ड का ज़्यादा है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और इसकी क्या हो जाएगी, ये वीक है, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अगर हम एक नया पॉइंट यहाँ करके MC रोटेशन बैरियर, अगर हम बात करें रोटेशन बैरियर की, ठीक है, रोटेशन बैरियर, रोटेशन बैरियर क्या होता है, किसी भी बॉन्ड को रोटेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आफ्टर बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो गया, डबल बॉन्ड करेक्टर, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, यानी ये बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। और ये बॉन्ड ट्रिपल से किस में आ गया, डबल, यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, ठीक है। तो जो बॉन्ड स्ट्रांग होगा यानी जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया है, ठीक है, उसको घुमाने के लिए हमें ज़्यादा रोटेशन बैरियर, मतलब रोटेशन बैरियर उसका ज़्यादा होगा क्योंकि आसानी से घूमेगा नहीं, ठीक है। रोटेशन बैरियर किसका कम होगा, जो बॉन्ड आसानी से घूम जाए, ठीक है। रोटेशन बैरियर किसका ज़्यादा होगा, जो आसानी से ना घूमे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, ठीक है, यानी ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इसका रोटेशन बैरियर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग उसका रोटेशन बैरियर उतना ज़्यादा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, रोटेशन बैरियर कम, क्योंकि बॉन्ड वीक है तो हम आसानी से घुमा देंगे, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो हम घुमा नहीं पाएंगे, तो रोटेशन बैरियर यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम। पूछा जा सकता है MC रोटेशन बैरियर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, CO रोटेशन बैरियर। तो MC रोटेशन बैरियर आपका ज़्यादा होगा क्योंकि क्या है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और आपका जो CO रोटेशन बैरियर है वो कम होगा क्योंकि बॉन्ड वीक है, आफ्टर बैक बॉन्डिंग की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि इस कंक्लूजन से हम पूरे जो अभी देख रहे हैं, ये जो कंक्लूजन है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गई MC बॉन्ड की आफ्टर बैक बॉन्डिंग, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है, रोटेशन बैरियर बढ़ गया, बॉन्ड लेंथ कम हो गई। तो इससे क्या हो रहा है कि अगर MC बॉन्ड की जो प्रॉपर्टी बढ़ रही है वही प्रॉपर्टी CO बॉन्ड की घट रही है, इन्वर्स है रिलेशन। देखो, अगर बॉन्ड ऑर्डर इसका बढ़ रहा है तो इसका घट रहा है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही तो इसकी घट रही है, इसमें बॉन्ड लेंथ इसकी घटी तो इसकी बढ़ी, यानी कि हम बोल सकते हैं दोनों इन्वर्स हैं, यानी कि MC ज़्यादा होगा तो CO कम होगा। तो हम यहाँ पे एक सीधा पॉइंट लिख ले रहे हैं, एनी प्रॉपर्टी अगर MC बॉन्ड की इंक्रीज करती है तो CO बॉन्ड की डिक्रीज होगी, अगर CO MC की डिक्रीज होती है तो CO की इंक्रीज होगी। बोल सकते हैं ना, कोई भी प्रॉपर्टी MC बॉन्ड की अगर इंक्रीज हो रही है तो CO की डिक्रीज होगी, और अगर MC की डिक्रीज हो रही है तो CO की इंक्रीज होगी, अपोजिट होगा हमेशा, ठीक है। तो इतने आपको पॉइंट ध्यान रखने। अब यहाँ से कुछ पॉइंट और हम बता देते हैं जो आपको याद रखने। देखिए, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो हम ये बोल सकते हैं जो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग है, तो पाई बैक बॉन्डिंग से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर MC का इंक्रीज करता है तो उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। तो हम बोल सकते हैं कि MC बॉन्ड की या फिर ऐसे लिख सकते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ MC बॉन्ड, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बैक बॉन्डिंग। बोल सकते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी MC बॉन्ड उतना स्ट्रांग हो जाएगा, और जितना ये स्ट्रांग होगा यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम ये बोल सकते हैं बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है MC के, यानी बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इस पर अभी क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट होंगे, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं कि अगर पाई बैक बॉन्डिंग इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो CO के क्या हो जाएगी, इनवर्सली, क्योंकि अपोजिट का होता है दोनों प्रॉपर। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बैक बॉन्डिंग, यानी पाई बैक बॉन्डिंग जितना ज़्यादा होगी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना कम होगी। तो इन्वर्स रिलेशन है दोनों में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जितनी ज़्यादा ये पाई बैक बॉन्डिंग होगी, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे CO के, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर हम थ्योरिकल बात करें। मगर आपको ये ध्यान रखना, इससे आपके क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे। वहाँ हम केवल बैक बॉन्डिंग देख लेंगे, हम बता देंगे कि इसकी स्ट्रेचिंग, अगर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है तो MC बढ़ेगा, अगर बैक बॉन्डिंग कम हो रही है तो क्या बढ़ेगा, CO बढ़ेगा,
ठीक है। तो आप ये या फिर बैक बॉन्डिंग ज़्यादा हो रही है तो CO कम हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया जाए जो हमारा मेटल कार्बोनाइल है इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करने को, तो आप बस एक पॉइंट रखिएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा थर्मल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ यानी TS ऑफ, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बैक बॉन्ड, पाई बैक बॉन्डिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बैक बॉन्डिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बैक बॉन्डिंग। शॉर्ट में हम यहाँ लिख देते हैं TS जो हमारा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, पाई बैक बॉन्डिंग के, यानी कि जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, जितनी ज़्यादा हमारी पाई BB होगी बैक बॉन्डिंग, ठीक है, उतना ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेबिलिटी होगी, अब ये आपको साफ साफ दिख रहा है, ये हमारा MC मेटल कार्बोनाइल है, ठीक है, बिफोर बैक बॉन्डिंग, तो स्टेबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इस बॉन्ड पे तो डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि ये तो लिगेंड का बॉन्ड है। किस बॉन्ड पे डिपेंड करेगी, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड पे डिपेंड करेगी, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड पे डिपेंड करेगी। तो ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा हमारा कार्बोनाइल स्टेबल होगा थर्मली, ठीक है। तो ये कब स्ट्रांग होता है, जब पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होती है डबल करेक्टर इसमें आ जाता है, डबल करेक्टर यानी इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, यानी स्ट्रांग हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेटल कार्बोनाइल की जो स्टेबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, MC बॉन्ड पे। तो जितना स्ट्रांग MC बॉन्ड होगा उतना वो थर्मली स्टेबल होगा। और MC बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड कर रही थी, किस पे डिपेंड कर रही थी, पाई बैक बॉन्डिंग पे, क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा था तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा था तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही थी। तो डायरेक्ट आप याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत काम आएगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में पहले बात कर लेते हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम एक तरफ ले लेते हैं आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है, इन सेंटीमीटर इनवर्स। तो सबसे पहले हम लेते हैं, थोड़ा सा इधर से ले लेते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो पहला हम लेते हैं अपना कार्बोनाइल का जो हम लोग लिए थे। तो कार्बोनाइल में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो इसका होता है अभी बताया था कितना होता है, 3 होता है। और इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो देखी गई वो कितनी थी आप हमारी, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 3 था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो अगर हम MOT की अभी बात किए थे, आपको हमने अभी MOT बताया था पीछे, तो MOT में हमने क्या किया था, अब हम सबसे ऊपर वाला ले रहे हैं, हमारा जो HOMO था, MOT में जो हमारा क्या था, HOMO था, दिस इज सिग्मा 5, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग था, ये हमारा क्या था, HOMO था, ठीक है। और इसके ऊपर जो था वो क्या था, पाई एंटी बॉन्डिंग था, ठीक है। इसमें आपके 2 लास्ट के इलेक्ट्रॉन भरे थे, यहाँ कुछ नहीं था, पाई एंटी बॉन्डिंग वैकेंट था, ठीक है, ये वैकेंट हो गया, ये पाई एंटी बॉन्डिंग था हमारा, ठीक है। अब क्या है, इसी पे देखिए, अब क्या है आपका बॉन्ड जब CO था, ठीक है, CO के केस में हमारा लास्ट 14, ये 13 और ये 14 पीछे बता चुके हैं, बार बार पूरा नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये 14 जाता था, यानी कि हमारा क्या यहाँ पे पेयरिंग है, पेयरिंग है। तो यहाँ पे लास्ट का हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सिग्मा 5, और इस पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है, यानी पेयर्ड अप है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, क्योंकि क्या है, पेयर्ड अप है, ठीक है। तो इसका नेचर क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। अगर हम बात करें CO प्लस की, CO प्लस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, अभी पीछे बताया था हमने, कितना होता है, 3.5 होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो हमारी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखी गई इसकी होती है 2184 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। यहाँ से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, ठीक है, तो अब इसके पास क्या बचा, एक ही तो बचा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ध्यान रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, CO का नेचर पूछा जा सकता है। तो क्या होता है पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है ना, पहले क्या थे पेयर्ड अप थे, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से 13 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया, अब क्या बचा, एक बचा। ठीक है, अगर हम बात करें CO एक्साइटेड स्टेट की, CO एक्साइटेड, तो एक्साइटेड में क्या होगा, पहले हमारा CO था, तो CO में कैसे था, ऐसे था इलेक्ट्रॉन लास्ट का। अब एक्साइट करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा ये जंप करके कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा, या तो ये सेम डायरेक्शन में जा सकता है या तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ दो स्टेट हमें मिलेंगी, एक स्टेट मिलेगी सिंगलेट स्टेट और एक मिलेगी ट्रिपलेट स्टेट। तो दोनों स्टेट में क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग होता है, थोड़ा चेंज होता है। मगर यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, देखिए जो होमो था, हमने आपको बताया था जो होमो था ये क्या था, ये था वीक एंटी बॉन्डिंग और ये था स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग था। ठीक है, सब बता चुके हैं। और ये क्या था हमारा, वीक एंटी बॉन्डिंग था। ठीक है, बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये अब क्या है, एंटी स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाए, यानी स्ट्रॉन्ग एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा गया इसका बॉन्ड ऑर्डर एपॉक्सीमेट 2.5 के आसपास यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर देखा गया। तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिली तो दो में मिली थी, एक हमारा था 1489, कम तो होगा ही क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गया है। ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग में जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। तो कितना कम होता है, जो जब हम इसको देखते हैं सिंगलेट स्टेट में तो क्या होता है 1489 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ये किस में होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, ये किस में होगा, सिंगलेट स्टेट में। ठीक है, और जब हमने ट्रिपलेट स्टेट में इसी चीज़ को देखी तो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स, किस में, ट्रिपलेट स्टेट में। तो एक्साइटिंग में दोनों स्टेट पहुंच गए सिंगलेट, मगर इससे कम होगा, किससे, CO से, क्योंकि यहाँ नॉन बॉन्डिंग से कितने गया, एंटी बॉन्डिंग में। नॉन बॉन्डिंग हमारा वीक एंटी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग है, तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, इन्वर्सली होता है। ठीक है, तो कम हुआ, कितना कम हुआ वो डिपेंड करता है सिंगलेट है। तो सिंगलेट स्टेट में ये ऑब्जर्व किया गया एक्सपेरिमेंटल की 1489 है और ट्रिपलेट स्टेट में 1715 है। ठीक है, नेक्स्ट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अगर हम CO से कोई लुईस एसिड लगा देते हैं, सपोज करिए हमने इससे लगा दिया BS3, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ CO से मूव कराएगा, CO से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ मूव कराएगा। तो आपको पता है कि CO में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, CO में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं हमारे, वो हमारे एंटी बॉन्डिंग में होते हैं, HOMO में होते हैं। HOMO यहाँ CO में जो ये इलेक्ट्रॉन होता है, ध्यान दीजिएगा, ये CO में जो ये इलेक्ट्रॉन है जो जाएगा, ठीक है, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऐसे भी आप बना सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है जो देगा इस लुईस एसिड को। ठीक है, तो ये जो नॉन बॉन्डिंग है ये हमारा क्या है, HOMO है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। और HOMO क्या होता है हमारा, वीक एंटी बॉन्डिंग होता है, वीक एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, BS3 में, तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, नॉर्मल CO से इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर CO से इंक्रीज कर गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर की, अभी हमने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ देखा क्या गया कि इसका जो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आई वो आई 2164 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मोर देन, या आप लिख सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मोर देन फ्री CO लिख सकते हैं। ये CO हमारा क्या है, फ्री है, किसी से बॉन्डेड नहीं है। तो फ्री CO को अगर हम किसी लुईस एसिड से बॉन्ड कराएंगे, ठीक है, तो वो क्या करेगा, CO के HOMO से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेगा। तो HOMO से इलेक्ट्रॉन जाना यानी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन जाना, तो एंटी बॉन्डिंग से अब जब निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा। तो फ्री CO के कंपेरिजन में जो हमारा BS3 या लुईस एसिड से बॉन्डेड CO है उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ
2143 थी, यहाँ कितनी होगी 2164। तो ध्यान रखिएगा जब भी किसी लुईस एसिड से हम CO को बॉन्ड करेंगे तो उसका बॉन्ड ऑर्डर घटेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हमारा जो CO का HOMO होता है जिससे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो हमारा स्लाइटली या वीक एंटी बॉन्डिंग करेक्टर का होता है। रीज़न ये है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे, अगर हम एक्साइटिंग स्टेट में जाते थे, यहाँ एक पॉइंट छूट गया, अगर हम एक्साइटिंग स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, एक्साइटिंग स्टेट में गए थे तो क्या हुआ था, यहाँ से मूव करके इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था, यानी कि हम बात किए थे कि सिग्मा 5 1 एक हो जाएगा और क्या हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मूव करके कहाँ चला गया था, यहाँ चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा पाई 2, ये हमारा क्या था पाई 2 एंटी बॉन्डिंग एक्चुअली, तो ये पाई 2 1, यानी कि हमारा ये इसका करेक्टर यहाँ भी क्या हो जाएगा अनपेयर्ड, एक अनपेयर्ड यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं एक्साइटेड में, तो एक यहाँ से एक्साइट करके यहाँ चला गया, तो यहाँ भी अनपेयर्ड यहाँ भी अनपेयर्ड, तो ये क्या शो करेगा पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर। तो आप ये ध्यान रखेंगे पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। CO का हम फिर से बना देते हैं, ठीक है। CO का ये होता है, तो एक्साइटिंग में जाएगा तो क्या होगा ये मूव करके यहाँ आ जाएगा, तो दोनों में एक एक अनपेयर्ड हो जाएंगे, तो पैरामैग्नेटिक करेक्टर है। तो आपको इतना पॉइंट यहाँ ध्यान रखना है कि फ्री CO से किसकी ज़्यादा होती है, तो फ्री CO से हमारी CO+ की ज़्यादा होती है, और किसकी ज़्यादा होती है कोई भी लुईस एसिड बॉन्डेड CO की, ठीक है। तो इन दोनों की ज़्यादा होती है। अब हम नेक्स्ट इसी में बढ़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इनकी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इतना तो आपने देख लिया, देखो इसी में हम ऐड कर देते हैं, इसका काम हो गया ख़त्म, ठीक है। अब हम अगर मेटल बॉन्डेड ले लें, ठीक है, अगर हम मेटल बॉन्डेड CO लेते हैं, ठीक है, कितने हो गए थे 4 हो गए थे 5, ठीक है। अगर हम मेटल बॉन्डेड CO लेते हैं, मेटल बॉन्डेड CO लेते हैं, ठीक है, यहाँ मेटल बॉन्डेड CO है हमारा, ठीक है, यानी टर्मिनल CO है। तो देखा गया जो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है न्यू इन सेंटीमीटर जो होती है, ठीक है, उसकी रेंज होती है हमारी, टर्मिनल की बात हो रही है, ये टर्मिनल CO यानी एक ही मेटल से लगा है, टर्मिनल बोला जाता है, ठीक है। इसकी देखी गई है रेंज, जो देखी गई है 2130, बहुत जगह 50 भी है, 2130 से लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। उसी तरह अगर कोई CO 2 मेटल से लगा हुआ है, ये हमारा CO है, ठीक है, ये CO है, अगर ये 2 मेटल से लगा हुआ है, ठीक है, इधर से भी लगा हुआ है एक मेटल से और एक मेटल से इधर भी, इसको हम क्या बोलते थे म्यूटू ब्रिजिंग, ठीक है, अगर म्यूटू मोड में है, ठीक है। तो इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो देखी गई 1850 सेंटीमीटर से लेके 1750 सेंटीमीटर, इनवर्स कॉमन डाटा है, हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है। 7 आपको ले लेते हैं, अगर ये 3 मेटल से बॉन्ड है, ठीक, कौन CO लिगेंड, ठीक है, 1 2 एंड 3, ठीक है। तो इसकी देखी गई और कम हो जाती है, इसकी हो जाती है 750 से लेके 1630 सेंटीमीटर इनवर्स। देखिए रीज़न क्या है, देखो रीज़न क्या है कम होने का, मेटल बढ़ रहा है, हमारी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। रीज़न इसका ये है, जो मेन रीज़न है वो क्या है कि जैसे जैसे मेटल बढ़ेगा, देखो यहाँ पे एक ही मेटल बैक बॉन्डिंग कर रहा था, यहाँ पे क्या है 2 मेटल बैक बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 3 मेटल बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो हम जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि इधर से इधर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो हमारी जो बैक बॉन्डिंग होगी वो क्या होगी, ऊपर से नीचे आने पे जो हमारी बैक बॉन्डिंग है, कहाँ लिख दे, यहीं लिख दे, ऊपर से नीचे आने पे हमारी जो बैक बॉन्डिंग है वो हमारी क्या हो रही है, पाई बैक बॉन्डिंग जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 3 मेटल पाई बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे 2 मेटल कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है। तो बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो हमारी जो μmc है, ठीक है, MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वो क्या होगी इंक्रीज़ होगी, और जो हमारी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी डिक्रीज़ होगी, ठीक है, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है, μCO की बात हो रही है, तो यहाँ आप सही लिख लीजिएगा समझने के लिए, ये आपकी μCO इन सेंटीमीटर इनवर्स बात हो रही है, ठीक है। तो μCO की बात हो रही है यहाँ पे, तो μCO बैक बॉन्डिंग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी μCO डिक्रीज़ करता जाएगा। हमने आपको पीछे भी बताया कि जो हमारी μCO होती है, ठीक है,
CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है, पाई बैक बॉन्डिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतनी कम होगी। तो यहाँ पे तीन मेटल पाई बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसलिए इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो जाएगी। यहाँ पे एक ही मेटल पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है तो इसकी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये आपका डाटा है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। कम क्यों हो रही है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है और बैक बॉन्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है CO के। तो इतना डाटा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फैक्टर अफेक्टिंग। कौन कौन से फैक्टर हैं जो पाई बैक बॉन्डिंग को इफेक्ट करेंगे, क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग इफेक्ट होगी तो उससे क्या क्या इफेक्ट होगा, MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी इफेक्ट होगी और हमारी CO भी होगी। तो हम एक एक इफेक्ट को जो मेन है जो नेट में पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। फैक्टर अफेक्टिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, तो सबसे मेन फैक्टर है वो हमारा है चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। मेटल पे चार्ज का क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे। तो देखिए हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज करिए हमारा M है और ये CO है, CO का होल है, n नंबर ऑफ CO लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे M पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद यहाँ M पे कोई चार्ज नहीं है, 0, ठीक है, CO का होल है। अब यहाँ पे क्या है, M पे निगेटिव है, यानी मेटल इलेक्ट्रॉन रिच है सबसे ज़्यादा। तो ये हो गया CO का होल N, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जो नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो सब पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ D इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी DN इलेक्ट्रॉन सब पे सेम है, मगर इस पे प्लस चार्ज है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है और इस मेटल पे निगेटिव चार्ज है। तो हम जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, तो अब देखिएगा कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ऊपर से नीचे आने पे हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या फिर पहले ये लिख सकते हैं निगेटिव चार्ज इंक्रीजेस ऑन मेटल, ठीक है। निगेटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो पॉजिटिव था, निगेटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है। निगेटिव चार्ज इंक्रीज़ करने से मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करी, तो अप टू डाउन आने पे पहला तो निगेटिव चार्ज इंक्रीज़ कर रहा है मेटल पे, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मेटल। बोल सकते हैं ना, निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज़्यादा होगी। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ज़्यादा यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग होगी। यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी क्योंकि ये बेचारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पे है, ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर के है, ठीक है। तो यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ करेगी। जैसे जैसे मेटल पे निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज यानी निगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती जाएगी, बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ करती जाएगी। तो अप टू डाउन क्या इफेक्ट होगा, जो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग थी, पाई बैक बॉन्डिंग थी वो भी इंक्रीज़ करेगी। पाई बैक बॉन्डिंग जो थी क्या होगी, वो भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो ये आसानी से दे देगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ये नहीं दे पाएगा। तो पाई बैक बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा होगी, नीचे इस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी इस पे, तो पाई बैक बॉन्डिंग ऊपर से नीचे आने पे इंक्रीज़ करेगी। अब आपको हमने कॉन्सेप्ट पीछे बताया था कि पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है, कॉन्सेप्ट बता चुके हैं। जो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू MC के, NC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। और पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, ठीक है। तो अगर पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो न्यू CO है, ठीक है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और जो हमारी MC है यानी कि MC बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो
इंक्रीज होगी, क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ये बॉन्ड MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और जितना ये MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी क्या होगी, MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, और जितना ज़्यादा ये पाई बैक बॉन्डिंग करेगा उतना ज़्यादा ये CO के एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। जैसे इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आएंगे इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर कम होना मतलब बॉन्ड वीक होना, तो बॉन्ड वीक होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी घट जाएगी। ये सब कॉन्सेप्ट हम आपको पीछे बता चुके, तो आप अभी ये ध्यान दीजिएगा कि पाई बैक बॉन्डिंग कैसे डायरेक्ट क्लो रिलेट है, तो हम जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे। तो पाई बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है CO के। तो यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ रही क्योंकि मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, इसलिए MC इंक्रीज करेगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और CO की डिक्रीज करेगी। अप टू डाउन हम यहाँ पे आएंगे। और क्या है, हमने आपको बताया था कि जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा थर्मल स्टेबिलिटी भी होगी। बताया था थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कार्बोनाइल, या फिर हम बोल सकते हैं जितना ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा चांसेस होंगे मेटल कार्बोनाइल फॉर्मेशन के। तो अप टू डाउन आने पे क्या होगा, अप टू डाउन आने पे हमारा क्या होगा, और क्या क्या हो सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनाइल इंक्रीजेस, ठीक है। क्यों इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि हमारी बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ करेगी। जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी ये बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, उतना ज़्यादा ये फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी होगी, क्योंकि हमने बताया कि मेटल कार्बोनाइल फॉर्मेशन किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, MC बॉन्ड पे, ना कि CO बॉन्ड पे, ठीक है। तो फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तीसरा क्या, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, अप टू डाउन आएंगे तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी, और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे, सब कुछ बैक बॉन्डिंग से कोरिलेट कर रहा है। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, MC इंक्रीज। तो MC अगर स्ट्रांग है तो मेटल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, जितना पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा उतना मेटल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन ज़्यादा, और जितना MC बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतनी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग पे, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक दो पॉइंट ध्यान रखने हैं कि पाई बैक बॉन्डिंग को क्या चीज़ फेवर करेगी, तो फेवर क्या क्या करेगा पाई बैक बॉन्डिंग को, देखो क्या क्या चीज़ मेटल कार्बोनाइल फॉर्मेशन को फेवर करेगी। मेटल कार्बोनाइल यानी पाई बैक बॉन्डिंग मेटल कार्बोनाइल को फेवर करेगी। फेवर क्या क्या करेगा, अगर हमारे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा है, ठीक है, मेटल पे या फिर ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल मोर, ठीक है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग भी होगी, पाई बैक बॉन्डिंग मोर, जितना ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग भी होगी, और जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी मेटल कार्बोनाइल का फॉर्मेशन को फेवर्ड करेगा। या फिर हम अगर ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म में बोलें कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट या तो निगेटिव हो, या तो वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तब भी मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तब भी पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना ज़्यादा वो फेवर करेगा MC बॉन्ड के फॉर्मेशन को, और जितना ज़्यादा MC बॉन्ड के फॉर्मेशन का वो फेवर करेगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रांग होगा, ठीक है, उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। या फिर हम बोल सकते हैं जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दोनों स्टेट में क्या होगा, मेटल क्या होगा, रिच होगा। मगर अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेचारा गरीब हो जाएगा, मेटल तो दे ही नहीं पाएगा। तो ये दोनों कंडीशन मेटल की फेवर करती हैं क्या, पाई बैक बॉन्डिंग को। और पाई बैक बॉन्डिंग को अगर फेवर कर रही हैं तो मेटल कार्बोनाइल के फॉर्मेशन को भी फेवर करेंगी, मेटल कार्बोनाइल के फॉर्मेशन को भी फेवर करेगी, ठीक है। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो मेटल कार्बोनाइल आपने स्टार्टिंग में बनाए गए, ठीक है, उनमें जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट थी, जैसे NiCO का होल 4, FeCO का होल 5, इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल थी वो क्या थी, 0 थी, क्योंकि ये फेवर करती है किसको, पाई बैक बॉन्डिंग को, ठीक है। और पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना मेटल कार्बोनाइल फॉर्मेशन भी फेवर होगा। तो इतने कॉन्सेप्ट हमने एक ही में
कंबाइन इसलिए किए हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी नेट एग्ज़ाम में आए आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब हम चलते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ, ठीक है, सेकंड फैक्टर की तरफ। इसको हम यहाँ से रब करते हैं। देखिए जितने भी आप कॉन्सेप्ट पढ़िए अधूरे मत पढ़िए, क्योंकि अधूरा कॉन्सेप्ट हमेशा खतरनाक होता है। या तो पढ़िए ही नहीं, ठीक है, या तो नहीं पढ़िए तो भी ठीक है, या तो पढ़िए तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए, क्योंकि अधूरा कॉन्सेप्ट हमेशा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से खतरनाक साबित होता है, ठीक है। तो जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़िए वो आप चाहे OMC पढ़ रहे हो तो डीप में पढ़िए, ठीक है। सेकेंड आपका जो आता है नेचर ऑफ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेचर ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड, नेचर ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट। स्पेक्टेटर लिगेंड किसको बोलते हैं? स्पेक्टेटर लिगेंड मेटल कार्बोनाइल के केस की अगर बात की जाए तो अदर देन CO, अदर देन, सिंपल बात, अदर देन CO, यानी कार्बोनाइल को छोड़ के मेटल से जो भी लिगेंड लगे होंगे, चाहे कोई भी लिगेंड हो, चाहे पाई एक्सेप्टर हो, चाहे पाई डोनर लिगेंड हो, चाहे PPS3 हो, चाहे CN लिगेंड हो, चाहे कोई भी लिगेंड हो, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करेंगे? पाई बैक बॉन्डिंग को फेवर करेंगे, ठीक है, सॉरी पाई बैक बॉन्डिंग कह रहे हैं, वो सारे के सारे मेटल कार्बोनाइल के फॉर्मेशन को इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। तो हमारा स्पेक्टेटर लिगेंड क्या होता है? स्पेक्टेटर लिगेंड की अगर बात की जाए अदर देन CO, तो यहाँ हमने स्पेक्टेटर लिगेंड को डिवाइड किया समझने के लिए, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि स्पेक्टेटर लिगेंड जो होता है, स्पेक्टेटर लिगेंड, ठीक है, हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं आपको ये पता चल CO को छोड़ के जो मेटल से अदर लिगेंड लगे होंगे, चाहे वो पाई एक्सेप्टर हो, चाहे वो सिग्मा डोनर लिगेंड हो, ठीक है। तो स्पेक्टेटर लिगेंड को हम यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड कर ले रहे हैं, स्पेक्टेटर लिगेंड को थोड़ा सा डिवाइड कर ले रहे हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं मेनली। तो देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे ये, तो स्पेक्टेटर लिगेंड पे चाहे जो भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से यहाँ पे कर लेंगे। देखो इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, या तो जो हमारे स्पेक्टेटर लिगेंड है वो क्या हो सकते हैं? सिग्मा डोनर हो सकते हैं, प्लस पाई डोनर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो ओनली सिग्मा डोनर हो सकते हैं, ओनली सिग्मा डोनर हो सकते हैं, वो बाद में बात की जाएंगी कौन कौन से कहाँ क्या, अभी केवल कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। ओनली सिग्मा डोनर हो सकते हैं, या फिर क्या हो सकता है कि सिग्मा डोनर तो हो ही, सिग्मा डोनर तो सभी होते हैं, ठीक है, सिग्मा डोनर तो हो ही, साथ साथ क्या हो? वीक पाई एक्सेप्टर भी हो, यानी उनके पास कोई ना कोई वैकेंट ऑर्बिटल हो, ठीक है। उसके बाद सिग्मा डोनर के साथ साथ क्या हो? स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर। इतनी कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर सिग्मा डोनर हुआ, ठीक है, देखिएगा यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा, हम बना रहे हैं यहाँ पे L, ये आपका क्या स्पेक्टेटर लिगेंड है, M ये लगा हुआ है CO, ठीक है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव मेटल पे निगेटिव होता है, ठीक है। स्पेक्टेटर लिगेंड है आपका L क्या है? स्पेक्टेटर लिगेंड। उसी की तरह अगर हम यहाँ पे ले लें स्ट्रॉन्ग, तो सिग्मा डोनर प्लस स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर में सेम स्ट्रक्चर LMCO, इस पे यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव रख देते हैं। अगर देखिए स्पेक्टेटर लिगेंड क्या इफेक्ट डालेगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर सिग्मा डोनर और पाई डोनर दोनों हैं, ठीक है, तो आपका लिगेंड क्या करेगा? ये स्पेक्टेटर लिगेंड है, L क्या है हमारा? L इज स्पेक्टेटर लिगेंड, यहाँ पे हमने L माना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, भर भर के देगा। सिग्मा डोनर भी पाई डोनर, भैया ले लो जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा तो क्या होगा? जो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जितना ज़्यादा मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ज़्यादा क्या होगा? पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। हम 2 एरो दिखा रहे हैं, 2 एरो मतलब पाई बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हो रही, तो जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी उतना क्या होगा? जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी ये बॉन्ड उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि स्पेक्टेटर लिगेंड अगर सिग्मा डोनर है और पाई डोनर भी है, तो जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी।
अभी इतना ही कॉन्सेप्ट समझिए। अगर लिगेंड सिग्मा डोनर पाई डोनर है तो मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जितने ज़्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। ठीक है, इधर के केस में आते हैं हम, इधर के केस में आते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है, यानी कि ये मेटल के ऊपर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल कर रहा है। तो पुल करेगा तो अब जो पाई बैक बॉन्डिंग यहाँ भर भर के हो रही थी किस केस में, सिग्मा डोनर और पाई डोनर, वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो कम को हम कैसे दिखा रहे हैं, डैश से। ठीक है, कम पाई बैक बॉन्डिंग को हम यहाँ पे डैश से दिखा रहे हैं। डैश मतलब पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही है। अब पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी तो इधर भी मूवमेंट कम हो जाएगा। यानी कि अगर हमारा जो स्पेक्टेटर लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर है तो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो इतना आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, पाई बैक बॉन्डिंग हमारी डिक्रीज करेगी। ठीक है, अब देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम पूरे बनाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको नंबरिंग देते हैं, देखो देखिए हम इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको नंबर ए दे देते हैं। ठीक है, इसको नंबर बी दे देते हैं सिग्मा डोनर वाले को, इसको हम नंबर सी दे देते हैं और इसको नंबर डी दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ और बी से सी की तरफ और सी से डी की तरफ बढ़ेंगे, स्पेक्टेटर लिगेंड की बात हो रही है, इधर से इधर जाने, तो हम अगर इधर से इधर मूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो हमारी क्या चीज़ इंक्रीज़ कर रही थी, पाई बैक बॉन्डिंग, सॉरी हमारी क्या इंक्रीज़ कर रही, डिक्रीज़ कर रही थी, पाई बैक बॉन्डिंग। तो देखो इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इधर से इधर बढ़ रहे हैं तो जो लिगेंड है, स्पेक्टेटर लिगेंड है, उसका जो सिग्मा डोनर टेंडेंसी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लिगेंड, कौन सा लिगेंड, स्पेक्टेटर लिगेंड ऑफ लिगेंड क्या होगी, डिक्रीज होगी। हम अगर ए से डी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लिगेंड डिक्रीज हो रही है, इधर से इधर करने पे डिक्रीज हो रही है, मगर जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए से डी की तरफ अगर हम बढ़ रहे हैं तो हमारी जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी है, टेंडेंसी ऑफ लिगेंड वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जितना ज़्यादा पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इंक्रीज होगी उतना बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, या फिर हम बोल सकते हैं जितनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ऑफ लिगेंड डिक्रीज होगी उतनी पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। तो ओवरऑल यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकलेगा, जो पाई बैक बॉन्डिंग अगर ए से डी की तरफ जा रहे हैं तो पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी बताए थे डिक्रीज होगी क्योंकि एक्सेप्टिंग पावर बढ़ रही है लिगेंड की, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, तो पाई बैक बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा। अब पाई बैक बॉन्डिंग कम हो रही है तो ये बताओ, अभी पीछे कॉन्सेप्ट बताए थे कि पाई बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एमसी बॉन्ड फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी एमसी बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग और शॉर्टर हो जाएगा और सीओ बॉन्ड उतना ज़्यादा वीकर और लॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा वीक हो जाएगा सीओ उतनी कम, तो वही कॉन्सेप्ट पीछे वाला याद रखो। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज म्यू एमसी, यानी एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और जो म्यू सीओ है, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, वो हमारी इंक्रीज कर जा रही। क्यों इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि जो पाई बैक बॉन्डिंग होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, म्यू एमसी के, एमसी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, और यही पाई बैक बॉन्डिंग किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, म्यू सीओ के। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर किसी मेटल पे स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लगा है, ठीक है, COCN, अगर ऐसे कोई पाई एक्सेप्टर लगे हैं तो क्या होगा, पाई बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी। आप डायरेक्ट आंसर बताएंगे कि ये एक्सेप्टर लिगेंड लगा हुआ है, पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी, और पाई बैक बॉन्डिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, सीओ स्ट्रेचिंग के, सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही जैसे डोनर कोई अच्छा डोनर लगा है मेटल पे तो पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो सीओ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। मोस्टली अभी तक सीओ पे ज़्यादातर बनते हैं, एमसी पे भी बन सकते हैं। तो अपोजिट होता है, पाई बैक बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा होगी, यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा तो यहाँ पे एमसी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और सीओ कम हो जाएगी। यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग कम है तो एमसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और सीओ की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल आपको
आपको ऐसे याद रखना है कि अगर ए से डी की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी लिगेंड डिक्रीज कर रहा है, पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी इंक्रीज कर रही है, तो इंक्रीज कर रही है तो हमारी बैक बॉन्डिंग क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ जाने पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज, और पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज होगी डायरेक्टली, और ये इंक्रीज हो। तो इतना आपको इफेक्ट है। तो दो फैक्टर आपको बहुत ध्यान रखने, एक मेटल पे चार्ज का इफेक्ट और दूसरा क्या, स्पेक्टेटर लिगेंड, पाई डोनर है, ठीक है, या सिग्मा डोनर है, ठीक है, या फिर हमारे सिग्मा डोनर है और पाई एक्सेप्टर है। तो सारा का सारा जो खेल है वो किस पे, पाई बैक बॉन्डिंग पे। अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं वो किस पे, पाई बैक बॉन्डिंग, क्योंकि पाई बैक बॉन्डिंग ही बताती है कि MC इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। पाई बैक बॉन्डिंग ही बता रही है कि CO इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो पाई बैक बॉन्डिंग MC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, CO के। तो वही आप कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपके सारे क्वेश्चन बहुत ईजिली यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स की और कुछ कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ पे हम ये बताएंगे कि कौन कौन से लिगेंड की डोनर टेंडेंसी बढ़ने से पाई बैक बॉन्डिंग पे क्या क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कौन बेटर डोनर है। अभी तक तो हमने केवल कॉन्सेप्ट बताया, तो कुछ तो आइडिया होना चाहिए कौन से बेटर डोनर है, कौन से बेटर पाई एक्सेप्टर है, क्योंकि एग्जाम में तो लिगेंड दिया रहेगा। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट में यहाँ पे अभी उनके बारे में चर्चा थोड़ी बहुत कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कुछ लिगेंड, ठीक है, जो उनकी हम क्या देखेंगे, सिग्मा डोनल एबिलिटी, क्योंकि हमें सिग्मा डोनल एबिलिटी पता चल गई लिगेंड की, तो हम ये बता पाएंगे कि पाई बैक बॉन्डिंग कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा सिग्मा डोनल एबिलिटी होगी उतना मेटल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा, और उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो हम यहाँ पे लिगेंड की सिग्मा डोनल एबिलिटी को कंपेयर करते हैं, कौन सा ज़्यादा अच्छा सिग्मा डोनर है। तो बढ़ते से घटते क्रम में हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला तो बहुत ईजी है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे 3 मेथाइल अपने प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये सबसे अच्छा आपका क्या होगा, सिग्मा डोनर होगा। उसके बाद NH3, उसके बाद पिरिडीन में जो नाइट्रोजन है वो sp2 कार्बन पे है। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन में, तो ये आसानी से नहीं देगा। तो यहाँ पे सिग्मा डोनर एबिलिटी की बात की जाए, अगर हम इसको नंबर A दे दें और इसको B दे दें और इसको C दे दें, तो सिग्मा डोनल एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, A की हो जाएगी, उसके बाद B की होगी और उसके बाद C की होगी। ठीक है, ये सिंपल सा था। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, फॉस्फीन के लिगेंड है, ये फास्फोरस के। ठीक है, ये हमारा फॉस्फीन है, ठीक है, टाइफिनाइल फॉस्फीन, ये ट्राईमेथाइल फॉस्फीन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। CH3 का क्या है, प्लस आई है। ठीक है, PH का क्या है, माइनस आई, इनका भी क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, इनका भी माइनस आई लगेगा। ठीक है, इनका भी माइनस आई लगेगा। आप देखेंगे किसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई लगता है, फ्लोरीन का भी माइनस आई है। तो अगर हम बात करें, अगर इसको नंबरिंग दे दें, सपोज करिए हमने इसको नंबरिंग दी, ठीक है, इसको हमने A दिया, ठीक है, इसको हमने B दिया, C D E F और G। तो अगर हम सिग्मा डोनल एबिलिटी की बात करें, देखो इस पे तो सीधा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ पे जो फास्फोरस होगा उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा। ठीक है, यानी कि ये सबसे अच्छा क्या होगा, सिग्मा डोनर होगा। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इस फास्फोरस पे उतना अच्छा सिग्मा डोनर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, अब बना लीजिए उसको। ठीक है, उसके बाद क्या है, PPS3 का माइनस आई इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना क्या होगा, ऑक्सीजन का इधर माइनस आई इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो डोनल एबिलिटी होगी वो किसकी होगी, वो हमारी होगी F की। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या हो गया, F हो गया हमारा। ठीक है, F के बाद हमारा आ गया G, क्योंकि उसका माइनस आई इफेक्ट कम होता है। उसके बाद क्या होगा, OET का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू OMe। ठीक है, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, जो हमारा माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, सॉरी माइनस आई इफेक्ट अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो OMe का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है और OET का माइनस आई इफेक्ट कम होता है। तो इसके बाद हमारा आ जाएगा OET, यानी कि इसको हमने दिया था B। ठीक है, तो B आ गया, उसके बाद OMe का आ गया। ठीक है, OMe का A हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो माइनस आई इफेक्ट कम होता है इन तीनों में, वो OPS3 का कम होता है, तो हमारा आ जाएगा C। ठीक है, उससे
और इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो माइनस आई इफेक्ट इसका कम है, तो ये ज़्यादा फास्फोरस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ठीक है, यहाँ पे कम होगी, ठीक है। यहाँ से ये बहुत ज़्यादा विड्रॉ कर लेगा तो इस पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, डी, और लास्ट में हमारा आ जाएगा सबसे कम किसका हो जाएगा, ई का हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डोनर एबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट था, ठीक है, एफ का, तो ये सबसे अच्छा डोनर था। यहाँ माइनस आई इफेक्ट कम है एज़ कम्पेयर टू ओ ई टी, तो हमारा जी वाला चला गया, ये बेटर डोनर होगा, ठीक है। इन दोनों में कंपेयर करें तो इस पे माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इस पे माइनस आई इफेक्ट कम है, तो माइनस आई इफेक्ट कम मतलब ये कम इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से लेगा, तो फास्फोरस बेटर डोनर होगा। तो उसके बाद हमारा बी आ गया, फिर हमारा क्या आ गया, ए आ गया। ए के बाद हमारा अगर इन तीनों में कंपेयर करें तो ओ पी एस थ्री कम लेगा इलेक्ट्रॉन एज़ कम्पेयर टू सी एल, सी एल का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे होगी फास्फोरस पे एज़ कम्पेयर टू इसके, तो हमारा ये ज़्यादा अच्छा डोनर होगा। तो हमारा सी हो गया, उसके बाद डी हो गया, उसके बाद लास्ट में ई हो गया। तो आपको क्रम याद रखना है, ठीक है। ये हमारा इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट पे अगर आए, अगर हम सिग्मा डोनर एबिलिटी की बात करें तो देखिए ये हमारे क्या है, डाई मेथाइल, ठीक है, डाई मेथाइल फॉस्फिनो ईथेन, यहाँ पे क्या इथेन है CH2CH2, ठीक है। उसी तरह DMAE DEPE, ठीक है, डाई एथाइल फास्फिनो ईथेन। और ये अब देखिए यहाँ पे जो प्लस इफेक्ट की बात करें अगर हम, ठीक है, देखो पहले तो प्लस इफेक्ट से पहले नाइट्रोजन और फास्फोरस में बेसिक कौन होता है, तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानते हैं कि अगर हम NH3 के कंपेयर करें, NH3 है हमारा, ठीक है, नाइट्रोजन है, PS3 है और ASH3 है, तो अप टू डाउन जाते हैं तो हमारा क्या होता है, जो हमारा बेसिसिटी है, ठीक है, इसकी बेसिसिटी है, ठीक है, वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है, डिक्रीज़, बेसिसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के कंपेयर में, यहाँ नाइट्रोजन फास्फोरस को कंपेयर करना है, तो नाइट्रोजन के कंपेयर में फास्फोरस का साइज जो है ऑर्बिटल का वो क्या लार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा स्प्रेड होंगे, तो ज़्यादा स्प्रेड होने की वजह से वो उतना अच्छा डोनर नहीं होता जितना अच्छा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसीलिए NH3 की बेसिसिटी ज़्यादा होती है, अच्छा डोनर होता है एज़ कम्पेयर टू फास्फोरस ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ फास्फोरस, ठीक है। तो अगर इन दोनों का कंपेयर करें, देखो इन तीनों में तो फास्फोरस ही है, ठीक है, ये नाइट्रोजन है, ये फास्फोरस है, तो फास्फोरस के कंपेयर में नाइट्रोजन बेटर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर। तो अगर यहाँ हम इसको ए देंगे, ये बी देंगे, ये सी दिया और ये डी दिया, तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा डोनर होगा, अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा नाइट्रोजन, ठीक है। अब देखो इन तीनों में फास्फोरस है, तो फास्फोरस है तो हम कंपेयर कर लेते हैं क्या, कि इस फास्फोरस से जो लिगेंड लगे हैं वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं कि प्लस, ठीक है। तो पीएच क्या शो करेगा, माइनस आई, ये भी प्लस आई शो करेगा, एथाइल भी और प्लस आई ये, मगर एथाइल का जो प्लस आई होता है वो मेथाइल से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा, एथाइल, तो एथाइल इस फास्फोरस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा एज़ कम्पेयर टू मेथाइल, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, यानी कि ये बेटर पाई डोनर, सॉरी बेटर सिग्मा डोनर, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ज़्यादा इसको बढ़ाएगा, तो ये बेटर है। तो बी के बाद क्या आ जाएगा, सी के बाद ऑब्वियस है प्लस आई इफेक्ट है इस पर, तो ये आपका ए आ जाएगा, और माइनस आई है तो ये लेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घटाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे ख़राब सिग्मा डोनर होगा, तो डी वाला सबसे ख़राब सिग्मा डोनर है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है सिग्मा डोनर एबिलिटी का, तो सबसे अच्छा बी है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ठीक है, तो ज़्यादा आसानी से देगा। फास्फोरस के केस में हमें उससे अटैच जो हमारे लिगेंड है या ग्रुप है उनको चेकआउट करना है, माइनस आई इफेक्ट एथाइल का ज़्यादा है, तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, तो सी वाला बेटर डोनर, उसके बाद मेथाइल वाला, ठीक है, और लास्ट में इसका तो माइनस आई इफेक्ट है, ये तो कम करेगा, तो डी वाला आ गया। तो आप इसको समझ गए होंगे कि कौन है। अब देख, इस मेटल से अगर इन चारों को अटैच करेंगे तो कौन मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाएगा, बी वाला, और बी वाला अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा बढ़ाएगा तो पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी ये सिग्मा डोनर एबिलिटी का ऑर्डर था। कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल नंबर 4 है और सीरीज़ लिखे हैं, ठीक है। 4 एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ भी हमें क्या बताना है, सिग्मा डोनर एबिलिटी, जो अभी हम लोग चल रहे थे पीछे, सिग्मा डोनर एबिलिटी, ठीक है। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे फास्फोरस से, ठीक है, वो उतना अच्छा सिग्मा डोनर एबिलिटी का होगा। अब देखिए यहाँ पे जो एफ है हमारा, उस पर क्या है, 3
2 1 2 3 4 5 मिथाइल लगे, तो इस 5 मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट होगा, तो ये क्या करेगा, इस फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि सबसे अच्छा इलेक्ट्रॉन वो सिग्मा डोनर कौन होगा, एफ, ठीक है। उसके बाद एम को चेक करिए, एफ का क्या, हैलोजन का क्या होगा, हैलोजन शो करते हैं हमारे माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मिथाइल जो शो करेगा वो क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। तो प्लस आई इफेक्ट से ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो पहले मिथाइल वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ तो 5 मिथाइल लगे हुए थे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ करे। उसके बाद अगर हम इस पे आते हैं और मतलब ए पे आते हैं और बी पे, तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल आर्थो पे लगा है, ठीक है, तो पास है, ठीक है। तो हमें पता है प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, तो पास है तो ये ज़्यादा देगा, ठीक है, ये ज़्यादा देगा, यानी कि उसके बाद क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू पैरा वाला, ये तो दूर है, ठीक है, पैरा वाला हमारा क्या है, दूर है, डिस्टेंस दूर है, ठीक है, तो ये कम दे पाएगा एज़ कम्पेयर टू बी। तो उसके बी के बाद क्या आ जाएगा, हमारा ए आ जाएगा, ये तो हमारे मिथाइल वाले हो गए। उसके बाद जब हम एफ़ की बात करते हैं, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे हमें केवल माइनस आई इफेक्ट चेक करना है, एम इफेक्ट नहीं चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या लगा है, पैरा पे लगा है तो माइनस आई इफेक्ट कम होगा, यहाँ पे आर्थो पे लगा है एफ तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो यहाँ ये थोड़ा कम ले पाएगा, यहाँ पे ये इससे ज़्यादा ले पाएगा, तो यानी कि ये कम फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये वाला जो फास्फोरस होगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हो जाएगा, सी वाला आ जाएगा, ठीक है, ए बी के बाद सी आ जाएगा, सी के बाद क्या आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा, ठीक है, डी, और लास्ट में यहाँ पे तो भाई दे के हैं उस लेने वाले, ठीक है, यहाँ पे ये भी एफ लेगा, ये भी एफ लेगा, ये भी एफ लेगा, ये भी एफ लेगा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो जाएगा, यानी कि लास्ट में सबसे पुअर सिग्मा डोनरेबिलिटी किसकी होगी, ई की होगी, तो सबसे कम क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। यहाँ एक क्या है, पाई एक्सेप्टिंग सीरीज़ हमने लिख दी है, ये आप थोड़ा रिमाइंड रखिएगा। एक क्या अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर है, आप अलग अलग बुक में देखेंगे थोड़ा बहुत वेरिएशन है, ठीक है, कभी कुछ कोई लिगेंड को उन्होंने प्रीफर कर दिया एक्सपेरिमेंटल, कुछ एक्सपेरिमेंटल लिए हैं, कुछ लोग थ्योरिकल लिए हैं, ठीक है, तो हमने ये अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर लिख दिया है। ये वाला सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर है, ठीक है, ये पाई एक्सेप्टर का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो सबसे अच्छा पाई एक्सेप्टर कौन होता है, एनओ, ठीक है, उसके बाद सी ओ आर एन सी, ठीक है, फिर पी एफ 3, इनका अप्रॉक्सीमेट वेरी करता रहता है बुक बाई बुक, ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर, ये जो ऑर्डर हमने लिया ये हमने लिया है असीम के दास से, ठीक है, ये जो ऑर्डर है रेफरेंस जो हमने लिया है असीम के दास वॉल्यूम 6 से, ठीक है, तो वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर लिखा था, तो ये बेस्ट है कि अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर ही बताना, ठीक है। तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट ऑर्डर है पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी का, तो सबसे ज़्यादा पाई एक्सेप्ट एनओ होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये था हमारा, अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि पाई बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट पड़ता है CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का, ME का। ये तो आपका था स्पेक्टेटर लिगेंड जो अटैच होते हैं उन पे क्या इफेक्ट होता है डोनरेबिलिटी का, तो आपको पता चल गया डोनरेबिलिटी हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिए जहाँ पे हमें म्यू CO स्ट्रेचिंग का ऑर्डर देखना है, यानी म्यू CO स्ट्रेचिंग का ऑर्डर देखेंगे, CO के साथ साथ हम MC भी देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे कॉम्प्लेक्स दिए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन देख लेने हैं, सब में डी इलेक्ट्रॉन कितने कितने, ठीक है। तो यहाँ पे डी देखो CO क्या है आपका, न्यूट्रल है, तो CO न्यूट्रल है तो सीधा मेटल पे जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा काउंट होगा। तो देखो मेटल Mn का होता है 7 और 3 चार्ज है, यानी कि 7 + 3, तो ये हो गया हमारा D10, ठीक है। यहाँ पे Mn पे 7 होता है, 1 प्लस है, ठीक है, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन में से 1 कम कर दिया तो यहाँ बचेगा D6, मेटल कितना है, D6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये क्या है हमारा, 2 मेटल हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, Mn CO का होल 5 ऐसे लिख सकते हैं, Mn और Mn CO का होल 5, ठीक है। तो एक अगर Mn की बात करें, एक ही मेटल की बात करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन तो मेटल के हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से आ जाएगा, किससे, मेटल सिंगल बॉन्ड, तो 7 + 1 टोटल इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। Mn के पास यहाँ पे कितने हो गए, Mn के पास तो बैलेंस में 7 थे ही से, 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, इस मेटल बॉन्ड से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ 1 मेटल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ जो मेटल होगा सिंगल मेटल वो क्या होगा, D8 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन यानी D8 होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो मेटल है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, अलग अलग है, यहाँ पे D10 है, यहाँ D6 है, यहाँ D8 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको नंबरिंग कर देते हैं, इसको दे देते हैं A,
इसको दे देते हैं बी और इसको दे देते हैं सी, ठीक है। तो अगर हम ए से ये ए हो गया सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी और उसके बाद सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस पे है, बी पे। तो अगर ए से हम बी की तरफ बढ़ेंगे, ए से हम बी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, ए से बी की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे डिक्रीज़ होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे डिक्रीज़ होगी तो पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगी, यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल डिक्रीजेस, क्योंकि ए में क्या है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है D10, उसके बाद सी में D8 है और बी में क्या है D6। तो हम ए से बी की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ मेटल डिक्रीज़ करेगी। तो जितना डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी मेटल पे उतनी पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज़ होगी। इसमें डी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो पाई बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, इसमें डी इलेक्ट्रॉन सबसे कम है तो पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी। तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो इधर से इधर जाने पे अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे घट रही है तो पाई बी बैक बॉन्डिंग वो भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। और हम जानते हैं कॉन्सेप्ट हमने आपको पीछे भी बताया, जो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू MC के, यानी MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, और पाई बैक बॉन्डिंग जो हमारी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होती है म्यू CO के, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के। तो हम बोल सकते हैं कि पाई बैक बॉन्डिंग घट रही है तो हमारी क्या घटेगी, न्यू MC घटेगी, यानी MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारा क्या हो जाएगा, न्यू CO क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जैसे जैसे मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी पाई बैक बॉन्डिंग कम होगी और CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। जितनी बैक बॉन्डिंग कम होगी उतनी CO ज़्यादा होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग के CO इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम A से B की तरफ जाएंगे तो हमारी CO बढ़ जाएगी। अब देखिए इसमें देखिए सबसे पहले वही काम करेंगे, ठीक है। चलो इसको पहले हम लिख देते हैं, A दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया और इसको हमने D दे दिया, ठीक है। अब हम सब मेटल पे D इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। यहाँ Mn का 7 है, +1 चार्ज है, यानी ये क्या है, D6 है। उसी तरह ये क्रोमियम है, क्रोमियम पे आप जानते हैं D6 होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, ठीक है। CO पे कोई न्यूट्रल लिगेंड है। यहाँ पे वेनेडियम के कितना होता है, 5 और एक चार्ज है 6, यहाँ पे हो जाएगा D6, और टाइटेनियम में D4 होता है, -2 2 बढ़ जाएगा, यानी ये भी D6। ये क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ये सारे के सारे क्या है, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो ऊपर वाला तो अब काम करेगा नहीं, ऊपर वाले में क्या था, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं थे, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, इसमें इलेक्ट्रॉन कम थे। तो हमने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा के बेस पे देख लिया कि बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, बैक बॉन्डिंग ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन कम बैक। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन के बेस पे हो ही नहीं सकता, सब पे इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या देखेंगे, जिस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, जिस पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस पे है, टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स पे, यहाँ पे -2 है। उसके बाद यहाँ पे है, ये न्यूट्रल है, और यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं, देखिए A B C और D, ठीक है। तो अगर हम A से D की तरफ आते हैं तो जो निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी ऑन मेटल वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, क्योंकि D पे सबसे ज़्यादा है, -2 है, ठीक है। यहाँ पे -1 है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ तो है ही, यहाँ तो उल्टा केस हो गया, ठीक है। तो A से D की तरफ जाएंगे तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी मेटल के ऊपर उतना ज़्यादा वो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा, यानी उतनी ज़्यादा वो बैक बॉन्डिंग करेगा। तो बैक बॉन्डिंग भी क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगी, A से D की तरफ जाने पे पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी। अब तो काम हो गया, पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज करेगी तो म्यू MC हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और हमारी जो म्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। वही फार्मूला जो यहाँ अप्लाई किया था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू CO पाई बैक बॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ये इंक्रीज हो जाएगी और ये डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो हम चार्ज देख लेते हैं, जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग, और जितनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग उतना MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, MC की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा और CO उतना वीक हो जाएगा, तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी उतना कम हो जाएगी। सो A से D की तरफ जाएंगे तो ये काम। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सारे के सारे D6 हैं, एक ही ग्रुप के हैं,
ठीक है, इसको A देते हैं, इसको B देते हैं और इसको C देते हैं। ये सारे के सारे D6 हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, D6 एंड D6। इसको हम बोल सकते हैं ये सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चार्ज भी सब पे सेम है, 0 है, क्योंकि कार्बोनाइल पे न्यूट्रल होता है। अब चार्ज भी नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी, अब ना ये लगेगा और ना ये लगेगा, अब क्या लगेगा, आप ध्यान से देखिए, ये सेम ग्रुप के हैं, तो ये आपका 3D का मेंबर है, ठीक है, क्रोमियम मॉलिब्लेडिनम 4D का है और ये 5D है। तो हमें पता है कि D ब्लॉक में अगर हम 3D से 4D और 4D से 5D की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वो क्या होती है, इंक्रीज करती है। बहुत लोग साइज़ के बेस पे बताते हैं, भाई साइज़ के बेस पे तो मुश्किल है बताना, क्योंकि 3D से 4D में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो साइज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। तो जो एक्चुअल रीज़न बुक में दिया है असीम के दास में, ठीक है, वो दिया है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इफेक्ट करती है, ठीक है। तो देखो अब हमें पता है कि अप टू डाउन, डी ब्लॉक में ध्यान रखना, अप टू डाउन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करती है, डिक्रीज नहीं करती है, ठीक है। तो इंक्रीज करने से क्या होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना होल्ड करके रखेगा, यानी कि वो देगा नहीं। अगर मेटल इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने पास क्लोज करके रखा है, होल्ड करके रखा है, नहीं देगा। अगर नहीं देगा तो पाई बैक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। यानी कि हम बोल सकते हैं अगर हम A से B की तरफ और B से C की तरफ जाते हैं, यानी A B C की तरफ जाते हैं, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है हमारा, वैनेडियम, क्योंकि 5D का मेंबर है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ठीक है, मेटल इंक्रीजेस। अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव मेटल होगा, ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देने देगा, क्योंकि ये होल्ड करके रखेगा टाइटली, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग के थ्रू कार्बोनाइल को वो मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, ठीक है। तो पाई बैक बॉन्डिंग कम हो गई सी की तरफ जाने पे। जितनी कम पाई बैक बॉन्डिंग होगी, आपको पता है न्यू MC उतना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग कम तो न्यू MC कम, और न्यू MC कम तो न्यू CO यानी CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। बहुत नोट्स या जगह आपको मिल जाएगा साइज फैक्टर करता है, ठीक है। सो साइज से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डोमिनेट है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने से पाई बैक बॉन्डिंग घटेगी, बहुत लोग बोलते हैं साइज बढ़ने से पाई बैक बॉन्डिंग घटती है, मगर यहाँ पे साइज का मैटर 4D और 5D के केस में लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन रीज़न है वो क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज। तो वो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी A से C की तरफ जाने पे, यानी 3D से 5D की तरफ जाने पे। तो जो वैनेडियम होगा वो टाइटली होल्ड करके रखेगा, आसानी से नहीं देगा। पाई बैक बॉन्डिंग कम, तो पाई बैक बॉन्डिंग कम तो पाई बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है न्यू MC के, तो MC भी कम हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ MC बॉन्ड, ठीक है, और CO की बढ़ जाएगी, यानी इधर से इधर जाने पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। कुछ और बेहतरीन एग्जांपल इसी के साथ साथ हम देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे हमारा NMe3 है, यहाँ PMe3 है। तो हम जानते हैं जो हमारा NMe3 लिगेंड है, ये जो लिगेंड है हमारा NMe3, ठीक है, ये हमारा क्या है, सिग्मा डोनर है, ठीक है, सिग्मा डोनर है। मगर जो हमारा PMe3 है वो सिग्मा डोनर तो है ही है, ठीक है, और क्या है, पाई एक्सेप्टर भी है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल हमने बताया था, जिसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल होंगे वो पाई एक्सेप्टर है। तो इससे ये थोड़ा सा बेटर, पाई इस पे तो है ही नहीं, मगर ये क्या है, ये पाई एक्सेप्टर है, ठीक है, तो ये बेटर है, बेटर। यानी कि इज कंपेयर टू NH3 PMe3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से लेगा, ठीक है। ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये बेटर सिग्मा डोनर हम बोल सकते हैं। ये उतना अच्छा सिग्मा डोनर नहीं है, क्योंकि इसमें कौन सी एबिलिटी है, पाई एक्सेप्टर की एबिलिटी वैकेंट के कारण, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि जितनी सिग्मा डोनर टेंडेंसी बढ़ेगी, बैक बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि NH3 के केस में बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी और PMe3 के केस में बैक बॉन्डिंग कम होगी, क्योंकि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन को लेगा।
PME3। तो हम अगर इसको दें A और B दें, ठीक है, B, तो हम अगर A से B की तरफ बढ़ते हैं, A से हम B की तरफ जाते हैं, इसी में कर लेते हैं। अगर हम A से सीधा A से अगर हम B की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं A से B की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिग्मा डोनर, ठीक है, सिग्मा डोनर, या फिर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन एबिलिटी डिक्रीजेस। ये ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, ये कम इलेक्ट्रॉन डोनर होगा क्योंकि इसमें पाई एक्सेप्टर की भी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये इधर से बी की तरफ जाने पे क्या होगा, डोनर इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी घटेगी, और इलेक्ट्रॉन डोनर एबिलिटी घटेगी तो जो पाई बैक बॉन्डिंग होगी वो भी क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग क्या होगी, जो हमारी पाई बैक बॉन्डिंग है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी मेटल पे, यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू, ये कम देगा। तो ए से बी की तरफ जाने पे पाई बैक बॉन्डिंग कम हो गई। तो आप जानते हैं अगर पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीज़ होती है तो न्यू MC है, यानी MC स्टैचिंग फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज़ होती है, और जो हमारा न्यू CO है, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, वो हमारी इंक्रीज़ करती है। तो इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें PME3 वाले कॉम्प्लेक्स का और NME3, तो CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहाँ ज़्यादा होगी, यहाँ पे, क्योंकि PME3 बेटर एक्सेप्टर है, ठीक है, या पुअर सिग्मा डोनर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू NME3, ठीक है। अब देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, अगर हम अप टू डाउन जाते हैं, ठीक है, अप टू डाउन, तो यहाँ पहले हम देख लेते हैं डेंटासिटी। तो हम जानते हैं जो हमारा NH3 होता है, ठीक है, NH3 क्या है, मोनोडेंटेट है, मोनोडेंटेट है, यानी इसके पास एक ही डोनर साइट है, नाइट्रोजन, एक ही नाइट्रोजन है, ठीक है। जो हमारा EN है, एथिलीन डाइयोनीन, ठीक है, ये हमारा बाईडेंटेट है, बाईडेंटेट है, यानी इसमें 2 डोनर साइट है, ज़्यादा देगा। उसी तरह डाइन जो हमारा लिगेंड है, ठीक है, ये हमारा क्या ट्राइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट, यानी इसमें 3 डोनर साइट है। उसके बाद ट्राइन हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टेट्राडेंटेट हो गया, टेट्राडेंटेट, यानी इसके पास क्या है, 4 डोनर साइट है। तो जैसे जैसे डेंटासिटी बढ़ेगी डोनर टेंडेंसी बढ़ेगी, क्योंकि डोनर साइट बढ़ती जाती, यहाँ पे 1 डोनर साइट, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। जितनी डोनर साइट बढ़ेंगी उतना मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और जितना मेटल इलेक्ट्रॉन रिच होगा उतनी ज़्यादा पाई बैक बॉन्डिंग होगी। तो हम अप टू डाउन जाएंगे तो हम बोल सकते हैं डेंटिसिटी लिगेंड की क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। डेंटिसिटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल पे, इलेक्ट्रॉन, इस तरह लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर मेटल इंक्रीजेस, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इंक्रीज़ करेगी। अगर पाई बैक बॉन्डिंग इंक्रीज़ कर रही है तो हमें पता है कि पाई बैक बॉन्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, MC स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के, तो ये भी इंक्रीज़ करेगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, CO के, तो CO क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी जैसे जैसे लिगेंड की डेंटासिटी बढ़ रही है, यानी डोनर साइड बढ़ रही है, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है, तो पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ रही है। पाई बैक बॉन्डिंग बढ़ने से MC बढ़ेगी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, और हमारी CO की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल थे दोनों, तो आप ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और जाते जाते अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है, अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, लाइक करेंगे, फिर कमेंट करेंगे। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हम ऐसे नए वीडियो लाते रहें, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, शेयर बटन होती है वहाँ से जाके आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना ज़्यादा बच्चों तक ये कॉन्सेप्ट पहुँचेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पे बेस्ड PYQ करेंगे जो हमारे नेट और गेट में आए हैं, ताकि हमें आइडिया मिले, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे एग्जाम्पल रखेंगे जो अभी तक नहीं आए, आने की संभावना है। तो जुड़े रहिएगा हमसे, हमारे द अल्केमी चैनल से। थैंक यू।